हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं उनसे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो अभी तक हमने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को जो चैप्टर पढ़ा है, कुछ कुछ ये चैप्टर उसी जैसा है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई के साथ। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है मीनिंग ऑफ सप्लाई, की सप्लाई की मीनिंग क्या होती है। बेसिकली क्या है, एक जो फर्म है वो किसी गुड की सप्लाई करती है मार्केट के अंदर। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक जो फर्म है या प्रोड्यूसर है उसके द्वारा कितनी सप्लाई मार्केट में गुड्स की जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज की अगर हम डेट लें तो आज है 30 दिसंबर 2020। इस डेट के ऊपर ये क्या है, हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है और किसी गुड के जो है 20 रुपीज़ क्या है प्राइस है। गुड़ हम ले लेते हैं यहाँ पे शुगर के 20 रुपीज़ पर जो है शुगर है पर केजी, और इसकी 5 केजी जो है मार्केट में सप्लाई की जाती है किसी फर्म द्वारा। तो इसको बोलते हैं हम सप्लाई, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मार्केट में जितने गुड्स की सप्लाई की जाती है उसे हम बोलते हैं सप्लाई। एक जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे समझने के लिए है वो ये है कि जो आपके दो वर्ड्स होते हैं, एक स्टॉक और एक सप्लाई। तो यहाँ पे हमें दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। बेसिकली क्या है, जब हम जर्नली बात करते हैं तो जर्नली आपके पास जो स्टॉक और सप्लाई है उसको सेम मीनिंग में लिया जाता है। बट जब हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो दोनों ही जो वर्ड हैं उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टॉक की, तो स्टॉक क्या है, बेसिकली एक सेलर के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जितने गुड्स की क्वांटिटी अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं स्टॉक। जैसे कि अगर मैं बात करूं 30 दिसंबर 2020 के अंदर, आज किसी जो सेलर है, कोई ए सेलर है और इस सेलर के पास क्या है, किसी गुड की 100 यूनिट अवेलेबल है, तो ये है उसका स्टॉक। इसको हम कहते हैं स्टॉक। लेकिन अगर हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई क्या है कि इस 100 यूनिट में से कितने यूनिट वो क्या है एक पर्टिकुलर गिवन प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल करने के लिए तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। कि मान लीजिए कि आपके पास ये 100 यूनिट है और इस 100 यूनिट में से क्या होता है, वो 80 यूनिट सेल करने के लिए क्या होता है, रेडी होता है। किस प्राइस के ऊपर, हम मान लेते हैं कि आपका 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो क्या तैयार करने के लिए तैयार है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, आपकी 80 यूनिट सप्लाई है। इसको हम बोलेंगे सप्लाई, कि जितना वो रेडी होता है सेल करने के लिए, मार्केट में उसको बेचने के लिए जितना तैयार होता है उसको हम बोलेंगे सप्लाई। और जितना उसके पास अवेलेबल उसके पास 100 यूनिट थी, तो वो क्या है, उसके पास स्टॉक है। उसके बाद जिस प्रकार से हमने देखा था कि सप्लाई और आपका क्वांटिटी जो है सप्लाई, इसी तरीके से हमने एक चीज़ जो पढ़ी थी, वो हमने जब डिमांड का चैप्टर हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था डिमांड, और दूसरा जो हमने पढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड। ये दो चीज़ें हमने क्या है वहाँ पे स्टडी की तरीके से। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड आता है। तो ये चीज़ें हमें क्या है यहाँ पे देखनी है। क्वांटिटी सप्लाई क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक गिवन प्राइस के ऊपर कितनी यूनिट सेल की जाती हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है हमारे पास कि 30 दिसंबर 2020 के अंदर 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से कोई भी जो गुड्स है उसकी 20 यूनिट की मार्केट के अंदर सप्लाई की जाती है। तो ये क्या है, क्वांटिटेड सप्लाई है, कि हमारे पास एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर एक गिवन प्राइस
के ऊपर एक फिक्स क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। दूसरा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सप्लाई का। तो सप्लाई क्या है, बेसिकली ये एक क्वांटिटी का जो सेट है उसको शो करता है जो कि गिवन प्राइजेस के ऊपर सेल की जाती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, और एक हमारे पास क्या है, सप्लाई है कि 5 रुपीज जब प्राइस है किसी गुड का, तो उस कंडीशन में क्या है, 0 यूनिट की मार्केट में सप्लाई की जाती है। जब प्राइस आपका 10 रुपीज होता है तो सप्लाई 1 यूनिट की जाती है। जब प्राइस आपका 15 रुपीज होता है तो सप्लाई आपकी 2 यूनिट की जाती है। 20 रुपीज प्राइस के ऊपर 3 यूनिट की सप्लाई की जाती है। तो जब इस तरीके से आपके पास डेटा गिवन हो कि आप डिफरेंट प्राइस के ऊपर कितनी सप्लाई मार्केट के अंदर होगी, तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। और क्वांटिटेड सप्लाई क्या है, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर हम कितनी यूनिट को मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेड सप्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई भी हम पढ़ते हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म द्वारा मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी को सप्लाई किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे कि अगर आपका क्या है कि मान लीजिए कि प्राइस दिए हुए हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सप्लाई है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले प्राइस की, तो 5 रुपये प्राइस के ऊपर 0 क्वांटिटी सप्लाई की गई है। जब प्राइस आपके 10 रुपीज़ हो जाते हैं इंक्रीज होके, तो सप्लाई 1 यूनिट की। 15 रुपीज़ के ऊपर सप्लाई क्या है, 2 यूनिट की। उसके बाद आपके पास जब प्राइस आपके 20 हो जाते हैं तो सप्लाई आप कितने करते हैं, 3 यूनिट की। ये क्या है, ये एक सिंगल फर्म द्वारा जो मार्केट में सप्लाई की गई है उस कोड को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं, एक जो आपके पास फर्म है उसकी। लेकिन जो हमारे पास गिवन प्राइस है इसके ऊपर जब मार्केट में डिफरेंट जो फर्म है, एक से ज़्यादा जो फर्में हैं, जब वो सप्लाई करेंगी तो उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। इसको हम क्या है, इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपके पास क्या है, प्राइस गिवन है, ये क्या है, सप्लाई है किसकी, कोई ए फर्म है, हमारे पास एक बी फर्म है जिसकी सप्लाई दी हुई है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, यानी कि मार्केट सप्लाई। इसको हम बोलेंगे क्या, मार्केट सप्लाई। तो अगर आपके पास प्राइस है 5 रुपीज़, तो दोनों की जो डिमांड सप्लाई है वो 0 है, तो ये हो गया। जब 10 रुपीज़ प्राइस होते हैं तो ए जो फर्म है वो सप्लाई कितने की करती है, 1 यूनिट की, लेकिन जो फर्म बी है वो करती है 3 यूनिट की। उसके बाद जब प्राइस आपके इंक्रीज होके 15 रुपीज़ होते हैं तो फर्म जो ए है वो सप्लाई करती है 2 यूनिट की, लेकिन जो फर्म बी है वो सप्लाई करती है किसकी, 6 यूनिट की। जब 20 रुपीज़ प्राइस होते हैं उस कंडीशन में ए फर्म जो सप्लाई करेगी वो 3 यूनिट की करती है, और जो बी है वो करती है 9 यूनिट की। तो जब आप इन दोनों फर्म की जो सप्लाई है उनको ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। कैसे कि अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास सप्लाई कितनी है, मार्केट 0। जो सेकंड है उसमें हमारे पास सप्लाई कितनी है, 4। हमने क्या करा, 3 + 1, तो हमारे पास टोटल सप्लाई होगी मार्केट कितनी, 4। उसके बाद हमारे पास 6 + 2 8 हमारे पास क्या है, मार्केट सप्लाई है। उसके बाद हमारे पास 3 + 9, तो ये हमारे पास एडिशन हो जाता है कितना, 12। तो मार्केट सप्लाई हमारे पास कितनी हो गई, 12। तो मार्केट में जितने भी डिफरेंट फर्म होती हैं जब उनकी सप्लाई को हम ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं क्या, मार्केट सप्लाई। उसके बाद आता है हमारे पास सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर जो हमारे पास प्राइस लेवल होते हैं उसके ऊपर मार्केट में एक इंडिविजुअल फर्म द्वारा जितनी भी सप्लाई की जाती है उसको शो करने वाली टेबल को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं तालिका। तो ये क्या है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। सप्लाई को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ति।
तो ये हमारे पास शेड्यूल क्या होंगे कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि अगर आपके पास 5 रुपीज़ प्राइस है तो 0 क्वांटिटी की मार्केट में सप्लाई की जाती है। अगर प्राइस आपके इंक्रीज होकर 5 हो जाए तो 10 यूनिट की सप्लाई की जाती है। 15 रुपीज़ प्राइस के ऊपर आपने कितनी सप्लाई करी मार्केट के अंदर, 20। और 20 रुपीज़ प्राइस के ऊपर मार्केट में सप्लाई की गई कितनी, 30 यूनिट गुड्स की। उसके बाद हमारे पास आता है मार्केट शेड्यूल। मार्केट शेड्यूल बेसिकली क्या है कि जो हमने अभी मार्केट के बारे में पढ़ा था कि मार्केट सप्लाई क्या होती है, उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है किसके अंदर, मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर। इसको हम बोलते हैं बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि हमने दो फर्म को लिया है, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास क्या है, बी फर्म। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्केट सप्लाई है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ए प्लस बी, कि दोनों के हम जो है सप्लाई को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास प्राइस है गिवन कि 5 रुपीज़ प्राइस के ऊपर क्या है, ए फर्म 0 यूनिट की सप्लाई करती है तो बी भी क्या करेगी, 0 की। जैसे प्राइस आपके इंक्रीज होकर 10 रुपीज़ होते हैं वैसे सप्लाई आपकी क्या है, ए फर्म कर देती है 10 यूनिट की, और जो बी फर्म है वो सप्लाई करती है 5 यूनिट की। जो आपकी कंडीशन है कि 15 रुपीज़ प्राइस के ऊपर 20 यूनिट सप्लाई करी जाती है ए फर्म द्वारा और 10 यूनिट जो सप्लाई की जाती है वो बी फर्म द्वारा। उसी के बाद हमारे पास क्या, जब प्राइस आपका 20 रुपीज़ इंक्रीज हो जाता है तो ए फर्म जो सप्लाई करती है वो करती है 30 यूनिट की, और जो बी फर्म जो है वो सप्लाई करती है 15 यूनिट की। जब आप इन दोनों फर्म की सप्लाई को ऐड कर देते हैं, ये और ये, जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई। तो हमारे पास 0 प्लस 0 हमारे पास क्या होता है, 0 ही होता है। तो फर्स्ट जब हमारे पास 5 रुपीज़ प्राइस है तो मार्केट सप्लाई आपकी क्या है, 0 है। उसके बाद जब आपके प्राइस क्या है, इंक्रीज हो के 10 रुपीज़ होते हैं तो वो कंडीशन होती है जहाँ पे हम क्या है, 10 रुपीज़ एक थी कि ए फर्म जो है 10 यूनिट सप्लाई करी थी और बी फर्म 5 रुपीज़, तो दोनों को हम ऐड करते हैं 10 प्लस 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 15। ये 15 हमारे पास क्या है, मार्केट सप्लाई है। उसके बाद क्या है कि हम 20 प्लस 10 करते हैं तो जो दोनों फर्में हैं हमारे पास उनकी टोटल सप्लाई कितनी होती है, 30। उसका जब प्राइस आपके 20 रुपीज़ हो जाते हैं तो दोनों जो फर्म है उसकी सप्लाई होती है 30 प्लस 15, 45 आपकी क्या है, टोटल मार्केट सप्लाई होती है। उसके बाद हम बात करें कि आपका सप्लाई कर्व क्या होता है। सप्लाई कर्व बेसिकली आपका जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सप्लाई कर्व। तो जो हमारे पास ये टेबल दी हुई थी इंडिविजुअली, हम इसी का यूज़ करके क्या निकालते हैं, सप्लाई कर्व हम निकालते हैं इंडिविजुअल का। तो इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। हमारे पास डायग्राम है एक जिसके ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। बात करें सबसे पहले की, तो अगर आपके प्राइस जो है 10 रुपीज़ है तो क्वांटिटी कितनी डिमांड की जाती है, 10 यूनिट, सप्लाई कितनी की जाती है, 10 यूनिट गुड़ की। जैसे ही आपके प्राइस जो है इंक्रीज होकर कितने होते हैं, 15 रुपीज़, वैसे ही आपकी सप्लाई इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 20। प्राइस आपके इंक्रीज हुए तो सप्लाई भी आपकी क्या हुई, इंक्रीज हुई। उसके बाद क्या है कि जैसे आपके प्राइस जो है वो और इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे, 20 रुपीज़, तो सप्लाई आपकी इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 30। जब आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं कि हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, सी पॉइंट। तो आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमारे पास एक कर्व बनता है, एसएस कर्व, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। एसएस क्या शो करता है हमें, सप्लाई कर्व। एसएस हमारे पास एक सप्लाई कर्व है और 5 जब रुपीज़ थे तो हमारी क्या है, जो सप्लाई होती थी वो कितनी है, 0 यूनिट। तो एक जो चीज़ हमारे पास समझने के लिए है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि एक तो जब हमारे पास प्राइस क्या है, 5 रुपीज़ है, तो हम क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, 0। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ये 5 रुपीज़ प्राइस के ऊपर 0 जब हम क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं तो क्यों।
क्या है ये? तो इसको हम बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम स्पॉट प्राइस। मिनिमम स्पॉट प्राइस वो होता है कि एक रिजर्व प्राइस आपने रख लिया कि अगर मान लीजिए आप खुद एक फर्म के ओनर हैं और अगर प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल से नीचे जाता है तो वहां पर आप क्या है गुड्स की सप्लाई मार्केट के अंदर नहीं करते, क्योंकि मान लीजिए आप क्या है आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, मान लेते हैं आपने क्या है मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करा, और मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो आती है इस मोबाइल फ़ोन को बनाने की 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपकी जब कॉस्ट है तो आप इस कॉस्ट से नीचे फ़ोन को जो है वो सेल करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस 10,000 रुपये से नीचे फ़ोन को सेल किया तो वो वहाँ पे क्या है आपको लॉस होंगे। तो 10,000 रुपये आप क्या है मिनिमम प्राइस रखते हैं कि अगर इससे ज़्यादा मुझे मिलेंगे तो ही आप क्या है सप्लाई करेंगे, कि मान लीजिए आपको 15,000 या 20,000 रुपये आपको मिलते हैं तभी आप क्या है मार्केट में सप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर 10,000 से नीचे आपने किए तो आपको लॉस हो जाएंगे। 10,000 आप क्या रखते हैं एमएसपी रखते हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस की तरह, कि अगर इससे नीचे हुआ तो मैं अपनी गुड्स को सेल नहीं करूँगा और अब मार्केट में जो सप्लाई है फ़ोन की वो बंद कर देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एमएसपी, या हम इसको एक और बोलते हैं रिजर्व प्राइस। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं आरक्षित कीमत। तो हम इसको रिजर्व प्राइस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या है यहाँ पे समझने वाली है। दूसरी एक चीज़ जो हम यहाँ पे हमारे लिए समझने के लिए है वो क्या है कि वैसे तो ये चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ सप्लाई में, कि अगर आपके जो प्राइस हाई होते हैं तो सप्लाई आप क्या करते हैं हाई करते हैं, प्राइस अगर आपके लो होते हैं तो सप्लाई भी आप क्या करेंगे लो करेंगे। इसका रीज़न क्या है इसकी हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? बेसिकली जो हमने मार्केट सप्लाई शेड्यूल पढ़ा था उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं किसमें, मार्केट शेड्यूल के अंदर। तो मार्केट शेड्यूल क्या है हमारे पास, उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व को हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ये हमारे पास क्या है फर्म ए है, फर्म हमारे पास बी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है इन दोनों का एडिशन ए प्लस बी। ओ सबसे पहले हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है, ओ एक्सिस है हमारे पास सभी कर्व में, ये हमारे पास ओ एक्सिस ओ वाई एक्सिस ये हमारे पास दिए हुए हैं। और नीचे इन सभी में क्या है क्वांटिटी है, जिसको मैंने एक बारी में लिख दिया। तो इस एरोस का मतलब यह है कि जो आपकी तीनों डायग्राम है इसमें नीचे क्या है क्वांटिटी है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर तीनों ही जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है प्राइसेस हमें दिए हुए हैं। अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, जब आपके प्राइस क्या है 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम साथ के साथ इसकी क्या है टेबल भी बनाएंगे कि सबसे पहले हमें क्या है प्राइस गिवन है, उसके बाद हमारे पास ए सब फर्म है और एक बी फर्म हमारे पास दी हुई। तो ए की सप्लाई और एक हमारे पास है फर्म बी, इसकी सप्लाई, और यहाँ पे हम बना लेंगे क्या मार्केट सप्लाई किससे ए प्लस बी से। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपके गुड्स के प्राइस क्या है 10 रुपीज़ हैं, तो 10 रुपीज़ प्राइस के ऊपर जो ए फर्म है वो सप्लाई करती है कितनी 10 यूनिट्स की, फर्म बी सप्लाई कितने की करती है सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स की। तो मार्केट सप्लाई हमारे पास कितने की हो जाएगी 12 यूनिट की। हम क्या करते हैं ए प्लस बी, तो मार्केट सप्लाई हमारे पास कितनी हो गई 12 की। उसके बाद हमारे पास अगर मान लीजिए आपके प्राइस क्या हो इंक्रीज होके 10 से 15 रुपीज़ हो जाए, 10 से प्राइस कितने हो गए 15 रुपीज़ हो गए, और इस 15 रुपीज़ प्राइस के ऊपर क्या है जो ए फर्म है वो सप्लाई करती है कितने की 20 गुड्स की, और फर्म बी सप्लाई कितने की करती है 8 गुड्स की। तो मार्केट सप्लाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 28। तो ये हमारे पास क्या है 28 मार्केट सप्लाई हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है एक एसएस
सप्लाई कर्व है किसका, फर्म ए का। जो फर्म ए का एसएस सप्लाई कर्व है शो करता है कि एक तो आपका 5 रुपीज़ प्राइस के ऊपर जो फर्म ए है वो 0 सप्लाई करती है, और जो दूसरा है वो आपका रिलेशन शो करता है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में, कि 10 रुपये जब प्राइस है किसी गुड के तो 10 यूनिट की सप्लाई की गई। उसके बाद जब प्राइस इंक्रीज होकर 15 रुपीज़ हुए तो ए फर्म ने क्या है, सप्लाई करी कितने की, 20 यूनिट्स गुड्स की। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी फर्म है। बी फर्म का भी एसएस, हम इसको नाम दे देते हैं एसएस बी। तो एसएस बी क्या है हमारे पास, ये सप्लाई कर्व है किसका, बी फर्म का, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म बी। तो ये हमारे पास क्या है, सप्लाई कर्व ऑफ बी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है एस एस ए प्लस बी, हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी, कि एस एस ए प्लस बी आपका सप्लाई कर्व है किसका, मार्केट का। ये क्या है हमारे पास, मार्केट सप्लाई कर्व। तो इस तरीके से हम क्या है, मार्केट सप्लाई कर्व निकालते हैं कि हम क्या है, ए और बी फर्म जो है दोनों की सप्लाई को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है, मार्केट सप्लाई कर्व आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सप्लाई कर्व जो फंक्शन है या फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो गुड्स की सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है पर्टिकुलरली, कि जो एस एक्स है वो बेसिकली क्या है, हमें शो करता है किसको, सप्लाई ऑफ एक्स गुड को, कि एक्स गुड की जो सप्लाई है वो कितनी है उसको शो करता है हमारे पास एस एक्स। और ये किस किस चीज़ से अफेक्ट होगी उसको बारे में हम यहाँ पे उसको हम स्टडी करेंगे, कि हमारे पास एफ जो है वो एफ शो करता है फंक्शन को। फंक्शन बेसिकली क्या है, हमें रिलेशन बताता है सप्लाई के बीच में और जो अदर फंक्शन है इनके बीच में, कि क्या क्या फंक्शन है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। तो पी एक्स हमारे पास क्या है, जो गुड्स है उसके खुद के प्राइस। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें किसी का, कि अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, शुगर है, तो शुगर के जो खुद के ओन प्राइजेज हैं उसके हम यहाँ पे बात करते हैं, कि शुगर के खुद के प्राइस अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज़ पर केजी प्राइस है, तो खुद के प्राइस हैं शुगर के, तो ये किस तरीके से सप्लाई को इफेक्ट करेगी हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, पीओ। पीओ हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कि जो इसके सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर नंबर ऑफ फर्म्स, की जो मार्केट है आपकी उसके अंदर फर्म्स कितनी है, तो एन एफ हमारा शो करता है किसको, नंबर ऑफ फर्म को। जी हमारा शो करता है गोल ऑफ फर्म को, कि जो फर्म है उसका गोल क्या है, कि वो प्रॉफिट कमाना चाहती है या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, उसका मोटिव क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है पीई। पीई हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर हम जो फैक्टर यूज़ कर रहे हैं उनके प्राइस क्या हैं। टी हमारे पास शो करता है हमें टेक्नोलॉजी, कि जिस तकनीक का हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो कैसी है, उसके हम यहाँ पे बात करेंगे। ई एक्स हमारा शो करता है एक्सेप्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, कि भविष्य में जो प्राइजेज हैं गुड्स के वो किस प्रकार से रहेंगे, तो उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। जीपी हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कि जो सरकार है उसकी नीतियाँ क्या है मार्केट को लेके, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है, तो उनकी भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी को हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जो प्राइस ऑफ ओन गुड्स है उसका। प्राइस ऑन ओन जो गुड्स हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, सप्लाई के साथ। इसका मतलब क्या है, कि अगर आपके पास जो गुड्स हैं अगर उसके प्राइसेस क्या हो, हाई हो, जो गुड्स आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई भी क्या होती है मार्केट में, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर उसके प्राइस क्या है, लो होते हैं तो सप्लाई भी क्या है, कम की जाती है। सप्लाई और जो आपकी प्राइस है उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसको हम लॉ ऑफ सप्लाई के अंडर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कि मार्केट में जब कोई भी जो आपका प्रोड्यूसर है जब वो प्राइस को सेट करता है तो बाकी लोगों को देख के करता है, कि अगर मार्केट में क्या है अदर गुड्स जो हैं उनके प्राइसेस अगर हाई होते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लें टी,
और कॉफ़ी का। तो मान लीजिए कि आपका जो टी का जो ओनर है, जो टी बनाने वाली जो फर्म है, वो क्या करती है, टी के प्राइस को इंक्रीज कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या है, टी का जो प्राइस जब इंक्रीज करेंगे तो जो कॉफ़ी का सप्लायर है, जो कॉफ़ी की सप्लाई करने वाला है, वो क्या करेगा, सेम प्राइस के ऊपर मार्केट में जो सप्लाई है गुड्स की, उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अदर गुड्स देन द मोर प्रॉफिटेबल फॉर फर्म्स, कि अगर गुड्स के प्राइस जो है वो हाई होते हैं तो उसकी जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है दूसरा, कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, उसमें देखा जाए कि अगर जो प्राइस हैं वो चेंज नहीं होते तो ये क्या है, कम प्रॉफिटेबल होता है। तो उस केस में जो है सप्लाई को कम कर दिया जाता है, कि अगर मान लीजिए आपके जो यहाँ पे जो प्राइस है टी के, अगर वो चेंज नहीं होते तो आपकी अगर कॉफ़ी की कॉस्ट बढ़ जाती, तो उस कंडीशन में क्या है, हम कॉफ़ी की सप्लाई को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ फर्म, कि मार्केट में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होंगी उतना ही ज़्यादा क्या है, मार्केट में सप्लाई होगी। कि अगर मान लीजिए मार्केट में पहले एक सिंगल फर्म थी, तो जो आपकी सप्लाई होगी गुड्स की वो क्या होगी, लेस होगी, यानी कि कम सप्लाई है मार्केट में। क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन लेवल है वो कम होगा, क्योंकि हमारे पास जो फर्म है वो सिर्फ एक है। जैसे फर्म जो है वो 100 होती हैं, फर्म की जैसे नंबर बढ़ते हैं, वैसे जो सप्लाई है वो भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब मार्केट में जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मार्केट में नई फर्में हैं, और जो नई फर्में होंगी वो सप्लाई को क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, फोर्थ आता है गोल ऑफ फर्म, कि जो फर्म है हमारे पास उसका गोल क्या है। फर्म बेसिकली क्या है, कि अगर उसका गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो जैसे ही गुड्स के प्राइस हाई होंगे वो सप्लाई को क्या करेगी, हाई कर देगी। कि प्राइस हाई तो सप्लाई को क्या करेगी, हाई कर देगी। दूसरा, अगर जो आपका फर्म है, यहाँ पे आपका गोल क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे। दूसरा, अगर उसके बाद हमारे पास क्या है, फर्म का गोल है कि वो क्या करे, आउटपुट को बढ़ाए, या जो हम एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको बढ़ाना चाहती है। जैसे गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट जो है, अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को इंक्रीज कर देती है। क्यों, सेम प्राइस के ऊपर सप्लाई को इंक्रीज क्यों करती है, बेसिकली क्या है, कि अगर पहले जो आप मान लेते हैं हम 10 लेबर जब आप यूज़ कर रहे थे, तो इस 10 लेबर को यूज़ करने से आप 10 यूनिट्स गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, तो मार्केट में जो सप्लाई होगी वो इन 10 यूनिट्स गुड्स की ही हो पाती है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे, तो 100 जो लेबर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देती है, तो इससे ऑटोमेटिकली क्या है, सेम प्राइस के ऊपर 100 यूनिट जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद आता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर जो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कि 4 हमारे पास क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक हमारे पास होता है एंटरप्रेन्योर। ये हमारे पास क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइजेज हैं वो क्या हो, इंक्रीज हो जाए। इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इससे जो कॉस्ट है वो फर्म की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब फर्म की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उससे ऑटोमेटिकली जो प्राइस, जो सप्लाई है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। सप्लाई आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, सप्लाई यहाँ पे कम कर दी जाती है। ठीक है। दूसरा इसका फैक्टर क्या होता है, कि अगर मान लीजिए इनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनके प्राइसेस अगर कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी कंडीशन जो है यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएगी। उस कंडीशन में जब आपके प्राइस जो है कम होते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है गुड्स की वो भी कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होती है तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है
उसको क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपके कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और प्रॉफिट को कमाने के लिए फर्म क्या करती है, इस प्राइस के ऊपर ज़्यादा पसंद करती है। तो ये कंडीशन है। क्या है तो हमारे पास क्या है कि टेक्नोलॉजी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम होती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी तो सप्लाई को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद आता है फ्यूचर एक्सेप्टेशंस, कि भविष्य में जो प्राइस है उनको लेके कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कि अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर जो है भविष्य में क्या है, भविष्य में गुड्स के जो प्राइस हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो प्रेजेंट टाइम पे क्या करता है, गुड्स की सप्लाई को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जब भविष्य में गुड्स के प्राइस जो हैं वो इंक्रीज होंगे तो इस बढ़े हुए प्राइस से वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करेगा, फ्यूचर में इसकी सप्लाई करने के लिए प्रेजेंट में इसकी सप्लाई को कम कर देता है। इसके इन्वर्स अगर उसको लगता है कि जो फ्यूचर है उसके अंदर गुड्स के जो प्राइजेज हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो प्रेजेंट जो हमारे पास टाइम पीरियड है, इस प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर सेम प्राइस पे जो अभी प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी के ऊपर सप्लाई को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि शुगर है हमारे पास और किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि जो शुगर है उसके फ्यूचर में जो प्राइस है, आज जो मान लेते हैं आपके प्रेजेंट में प्राइस, अभी प्राइस कितने हैं, 50 रुपीज़ प्रेजेंट में, ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट प्राइस है। उसके बाद उसको लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो प्राइस हैं गुड्स के वो कितने हो जाएंगे, कम होके 40 रुपीज़ हो जाएंगे। तो क्या करेगा, इस 50 रुपीज़ प्राइस के ऊपर जो आज है इसी के ऊपर हम वो क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर के अंदर इसके प्राइस क्या होंगे, कम होने वाले हैं। तो अच्छा ये है कि करंट में जो अभी प्राइस चल रहा है उसी के ऊपर गुड्स को ज़्यादा सेल कर दिया जाए। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, कि अगर मान लीजिए जो आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का जो हम क्या है प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन के ऊपर अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को इंक्रीज करती है, जो टैक्स लगाती है अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाता है तो ये क्या है, जो उसकी कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देगा। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या है, प्रोड्यूसर सप्लाई को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, सप्लाई को कम कर दिया जाता है। इसके अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन पे क्या देती है, सब्सिडीज देती है। अगर प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे तो उस कंडीशन में जो है क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, और कॉस्ट अगर कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या है, इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास ये है, यहाँ पे सप्लाई क्या है, इंक्रीज की जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप बताता है किसके साथ में, प्राइस एंड सप्लाई के बीच में क्या है, रिलेशन बताता है क्या, लॉ ऑफ सप्लाई, कि प्राइस के इंक्रीज होने से जो आपकी सप्लाई है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, इसके बारे में जो रिलेशन है वो बताता है कौन, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। इसमें भी यहाँ पे भी एक जो चीज़ है वो आपको समझने वाली है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अन्य बातें समान रहने पर। ये अन्य बातें क्या थी, जब हमने अभी पढ़ा है क्या, सप्लाई किसका फंक्शन होता है, पी एक्स यानी कि खुद गुड्स का, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स, और एक हमारे पास था टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सेप्टेशंस, ये हमने पढ़े। तो इसके अंदर क्या है, और एक दो हमारे पास होंगे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज होता है जीपी,
तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो अदर फैक्टर्स हैं, जिसमें प्राइस ऑफ अदर गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एक्सेप्टेशंस या गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये क्या रहेंगे, हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो गुड्स के खुद के प्राइस हैं Px, सिर्फ ये क्या होंगे, चेंज होंगे। और इनके चेंज होने से सप्लाई में क्या चेंज होगा, सप्लाई में क्या रिलेशन है इस प्राइस के और इसके बीच में, उसको हम दिखाते हैं किसके साथ, लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमें बेसिकली बताता क्या है कि अगर किसी गुड के जो प्राइस हैं वो हाई होते हैं तो सप्लाई भी आपकी क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद अगर प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई को भी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच, सप्लाई के बीच में। ऐसा क्यों होता है, इसका जो रीज़न है वो है कि अगर मान लीजिए आपकी खुद की कोई कंपनी हो, आप खुद ओनर हैं उस कंपनी के, कोई ए है मिस्टर और ये क्या है, खुद ओनर है इसके, आप में से कोई, तो आप क्या करते हैं, आपका मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। जो आपका मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और जब आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वह किस कंडीशन में होगा, जब आपके गुड्स के प्राइस क्या हों, हाई हों। और जब प्राइस हाई होंगे तभी आप क्या है, सप्लाई करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके लिए वही प्रॉफिटेबल। जैसे कि अगर आपके एक तो 5 रुपये प्राइस हो, तो 5 रुपये प्राइस के ऊपर जैसे हमने बोला था कि हम 0 सप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 5 रुपये के ऊपर हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होंगे और यहाँ पे क्या है, उल्टा लॉस और हो जाएंगे। तो इस लॉस की कंडीशन में क्या है, हम गुड्स को जो है वो सप्लाई करना पसंद नहीं करते कि प्रॉफिट की जगह हमें क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो जैसे हमारे क्या है, इस 5 रुपये से प्राइस ऊपर बढ़ते हैं, हम जो है सप्लाई को भी इंक्रीज कर देते थे। तो वो चीज़ है कि जैसे जैसे आप हाई प्राइस पे ऊपर हाई सप्लाई करते हैं तो आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमें लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास प्राइस है कितना, ओपी, तो आप क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, ओ क्यू। प्राइस हमारे पास दिया हुआ है कितना, ओ पी, और सप्लाई आपके पास कितनी है इस कंडीशन में, ओ से क्यू तक। उसके बाद क्या है, जैसे आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं, प्राइस क्या होते हैं, इंक्रीज कितने, ओपी 1, कहाँ से, ओपी से इंक्रीज होके हो गए कितने, ओपी 1। तो वैसे ही आपके क्या है, सप्लाई भी आप इंक्रीज करते हैं कितनी, ओ क्यू 1। सप्लाई कहाँ से, ओ क्यू से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, ओ क्यू 1। ये क्या है, बेसिकली आपका डायरेक्ट रिलेशन बताता है। और हमारे पास क्या है, एस एस एक सप्लाई कर्व है। एस एस हमें क्या बताता है, एक सप्लाई कर्व। और ये सप्लाई कर्व हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है डायरेक्ट रिलेशन, एक पॉजिटिव रिलेशन ये हमें बताता है किसके बीच में, जो आपका प्राइस और सप्लाई है उसके बीच में। कि आपके जैसे ही आपके क्या होते हैं, प्राइस इंक्रीज होते हैं, सप्लाई आप इंक्रीज करते हो। अगर प्राइस आपके डिक्रीज होंगे तो आप सप्लाई को भी क्या करोगे, डिक्रीज कर दोगे। इसी को क्या है, सप्लाई शेड्यूल में भी दिखा है कि अगर आपके जो प्राइस हैं वो 10 रुपीज़ हैं तो आप 100 यूनिट की सप्लाई करते हो। जैसे 11 रुपीज़ प्राइस हुए तो आप सप्लाई को कितना, 200 कर देते हो। जैसे आपके प्राइस इंक्रीज होकर कितने हो गए, 12 रुपीज़, तो आपने सप्लाई को कितना कर दिया, 300 यूनिट। तो इस तरीके से क्या है, हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई आपका कब वर्क करता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई आपका इन अजम्पशंस के साथ वर्क करेगा कि फर्स्ट हमारे पास जो अजम्पशन आती है वो है कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि आपके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो हमारे पास मैंने बताया था आपको कि 4 हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या क्या, एक हमारे पास लैंड होता है, एक लेबर होती है, एक कैपिटल होती है, एक हमारे पास एंटरप्रेन्योर होता है। तो इनके जो प्राइस हैं वो क्या होंगे, नो चेंज होंगे। इनके प्राइस में आपका
कोई भी चेंज नहीं होता। नो चेंज इन प्राइस, कि जो इनको रेंट, वेज, इंटरेस्ट या आपके प्रॉफिट दिए जाते हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो आप मशीनें यूज़ कर रहे हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो फर्म है वो क्या है आपकी, उसका गोल जो है कि अगर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो प्रॉफिट अर्न करेगी, उसमें भी चेंज नहीं होंगे। अगर वो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना चाहती है तो वो भी क्या है, उसमें भी चेंज नहीं होंगे। तो फर्म के जो गोल हैं वो भी हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस रिलेटेड टू अदर गुड्स, कि जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइस में भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफ़ी का, तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई हमारा तभी वर्क करेगा जब इन दोनों के जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इनके प्राइस में भी कोई भी चेंज नहीं होता। थर्ड है हमारा प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सेप्ट द प्राइस चेंज इन फ्यूचर, कि प्रोड्यूसर जो है वो फ्यूचर के अंदर जो प्राइस है उनको चेंज करने की एक्सेप्टेशंस नहीं रखता। कि ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर को प्रेजेंट कंडीशन में ऐसा लगे कि जो फ्यूचर है उसके अंदर प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो भी क्या है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सेप्शंस होते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, वो किस केस में होते हैं, कि आपका क्या है, प्राइस कम हो और सप्लाई आपकी क्या हो, ज़्यादा हो जाए। तो ये किस केस में हो सकते हैं, जहाँ पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है वर्क ना करे, तो वो कौन सी कंडीशन है। उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। उसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो आती है हमारी क्या, एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स में जो हमारे पास आता है जैसे वीट है, गेहूं। मान लीजिए आपकी क्या है, रेन किसी कंडीशन से क्या होती है, कम होती है। अगर रेन कम होगी तो जाहिर सी बात है जो हम वीट का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम हो जाएगा। तो अगर इसके प्राइजेस हाई भी हो जाएं तो भी इसकी जो सप्लाई है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्शन मार्केट में नहीं हो पाया। दूसरा हमारे पास क्या है, इसके अंदर आता है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे हमारे पास मिल्क है, मिल्क को क्या है, आप एक लिमिटेड टाइम तक ही रख सकते हैं। तो अगर मिल्क के जो प्राइस हैं अगर वो कम भी हो जाएंगे तो भी उसकी सप्लाई को क्या है, वो कम नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको सप्लाई को नहीं किया तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको क्या है, कम प्राइस के ऊपर भी सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लॉ ऑफ सप्लाई आपका वर्क नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो कल आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।